मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने बागेश्वर की पूनम की प्रतिभा को सराहा। पीएम ने कहा, पूरन की कला से बागेश्वर का नाम हुआ रोशन। 13 मार्च से गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र, अधिसूचना जारी। विधायकों ने सत्र के लिए अब 560 प्रश्न लगाए। उत्तराखंड की आधी आबादी को आगामी बजट से बड़ी आशाएं, शिक्षा और आर्थिक स्वावलंबन के अधिकार की लोगों को आस। जोशीमठ में भू धंसाव बढ़ा, नृसिंह मंदिर मार्ग पर फूटा नया पानी का स्रोत। 1 घंटे तक लगातार बहा पानी, लोगों में दहशत। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की मुहर लगने के बाद दायित्व का होगा ऐलान, पार्टी प्रभारी को सौंपी नामों की सूची। स्कूल में 86 छात्रों को नहीं देने दी गई 12वीं बोर्ड की परीक्षा, सीबीएसई ने लिया एक्शन, स्कूल की मान्यता की गई खत्म। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। शुरुआत करेंगे कालाढूंगी खबर से। कालाढूंगी कोटाबाग ब्लॉक की सड़कें दुर्घटनाओं को दावत दे रही हैं। सड़कों की हालत यह है कि आए दिन इन सड़कों पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन शासन प्रशासन की गाड़ियों का ये गड्ढे जो हैं उनको दिखाई नहीं पड़ते। या तो शासन प्रशासन के अधिकारी इन क्षेत्रों का दौरा नहीं करते, या सब कुछ जानकर भी इन सड़कों का पुनः निर्माण नहीं करना चाहते। वहीं गांव वालों का कहना है कि इन सड़कों के टूटने पर इनमें सिर्फ टल्ले लगाकर मरम्मतों का कार्य किया जाता है, जो कि कुछ ही समय बाद फिर से टूट जाता है। बरसात में इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे इन टूटी सड़कों पर रोज दुर्घटनाओं का होना लगा रहता है। कोटाबाग क्षेत्र की समस्त सड़कें हैं वो बिल्कुल इस समय खस्ता हाल है। चाहे आप आंतरिक मार्ग देख लीजिए और चाहे आप मुख्य मार्ग देख लीजिए, सारे जो रोड की स्थिति है वो बिल्कुल खस्ता हाल है। आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि कितने सारे रोडों में गड्ढे हुए हैं। आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सुध लेने वाला नहीं है। और अगर हम इस विषय में बोलते हैं तो फिर ये सरकार के लोग कहते हैं कि हम नेतागिरी कर रहे हैं। अगर हम नेतागिरी ही कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हम नेतागिरी कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने क्षेत्र के लिए नेतागिरी कर रहे हैं। आप मेरा गांव सोनजाले में पड़ता है, वहाँ आप देखेंगे रोडों की स्थिति, तो वहाँ रोड खस्ता हाल है। आंवलाकोट में जो एक रोड है वो खस्ता हाल है। सरकार कह रही कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं हमारे मेन मुख्य मार्ग है, कोटाबाग ब्लॉक का मार्ग है, तहसील मार्ग है, काफ़ी टाइम से हालत ख़राब है। हमारे गाँव के अभी कोई मरीज हो जाता है, उसको हॉस्पिटल जाने में हमें 1-1 घंटा लग जाता है। काफ़ी टाइम से सड़कों का हाल सकते गाँव के अंदर की सड़कें हो चाहे मेन हाईवे की सड़कें हो, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं लेट हो जाते हैं। अभी किसी स्वास्थ्य को परेशानी हो गई तो हमें जाने में काफ़ी दिक्कत आती है। सड़कों में बरसात में पानी भर जाता है। सरकार काफ़ी टाइम से इसमें कोई ध्यान नहीं दे पा रही है। चाहे गांव के अंदर की सड़कें हो या मुख्य मार्ग की, जो सड़क देख रहे हैं आप, ये ब्लॉक को जाती है और तहसील मार्ग को जोड़ती है, लेकिन इसमें कोई सरकार ने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया है। जब भी भरे तो टल्ले भरे और हफ्ते भर में टल्ले उखड़ के खराब हो जाते हैं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आयोजित बीजेपी के ओबीसी मोर्चा द्वारा आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की। कार्यक्रम के बाद जिला पंचायत कार्यालय में पुष्कर सिंह धामी ने जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी और जिला पंचायत सदस्य के साथ मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को जनता के बीच सरकार की योजनाओं को बीच में ले जाने का मंत्र दिया। आज सब हमारा यहाँ प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ है, और इस सम्मेलन में जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो ओबीसी वर्ग के हितों में जो निर्णय लिए गए हैं, जो पिछले 60 सालों में कोई भी जो निर्णय 70 सालों में नहीं हुए, वो सभी काम पिछड़ा वर्ग के लिए लिए गए हैं, गरीबों के लिए लिए गए हैं। उसी पर यहाँ पर चर्चा हुई है, और हमारे सभी कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से केंद्र की सरकार ने अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं जो केवल और केवल गरीबों को समर्पित है। में पहले से लंबित है, और क्योंकि विधानसभा एक स्वैच्छिक संवैधानिक संस्था है, उस पर ऑलरेडी काम चल रहा है। हर की पौड़ी कॉरिडोर बनाया जाएगा और उसकी विस्तृत रूप से डीपीआर तैयार की जाएगी, और सभी के सहयोग से एक दिव्य हरिद्वार और नया हरिद्वार, इसका निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। और हमारे मंत्रिमंडल ने और हम लोगों ने
उसकी पूरी रूपरेखा का काम आगे कर दिया है। सभी एजेंसियां मिलकर उस पर काम करेंगे और उसमें हम सबका सहयोग लेंगे। सभी जो स्टेक होल्डर है उनसे भी बात करेंगे, सबके सुझाव लेकर उसमें आगे बढ़ेंगे। खबर टिहरी से है, जहां सीएम धामी अपने 2 दिवसीय टिहरी दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राम तिवाड़ गांव में आयोजित पर्यटन ग्राम चौपाल कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर उन्होंने मरोड़ा तिवाड़ गांव में पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा स्मारक बनाने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने तिवाड़ गांव एकलिंग का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने सांस्कृतिक संध्या का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम में मौजूद ग्राम वासियों, महिलाओं, विभिन्न पर्यटन व्यवसायियों ने पर्यटन पर आधारित ग्राम चौपाल की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री को धन्यवाद अर्पित किया। और इसी बीच आपको हरिद्वार ले चलेंगे, जहां डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल के जो खिलाड़ी हैं उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री जो हैं तस्वीरें दिखाते हैं। हेलो, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला रेड आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच हमें देखने को मिल रहा है। दोनों टीमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीमें हैं और 83-77 का स्कोर है। हेलो, दोनों टीमों के बीच बहुत ही जबरदस्त मुकाबला रेड आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच हमें देखने को मिल रहा है। दोनों टीमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीमें हैं और 83-77 का स्कोर है। रेड आर्मी और दोनों टीमों के बीच का मुकाबला लास्ट क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर चल रहा है। दोनों टीमों के बीच बहुत ही सुंदर मैच हमें देखने को मिला है। ऑल इंडिया इस बास्केटबॉल चैंपियनशिप में जिन टीमों ने प्रतिभाग किया है, ONGC, रेड आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, आर्मी ग्रीन, लास्ट क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर चल रहा है। इंडियन एयरफोर्स दोनों टीमों के बीच बहुत ही, और ये 3 दिन से 24 तारीख से मिला है, लगातार मुकाबले चल रहे हैं। डे नाइट टूर्नामेंट बास्केटबॉल चैंपियनशिप में काफी टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। बहुत ही अच्छे मुकाबले 3 दिनों में हमें देखने को मिले हैं। दोनों टीमें तैयार है। पंजाब पुलिस लास्ट क्वार्टर चल रहा है, इसको रेड आर्मी और ये 3 दिन से 24 तारीख से लगातार मुकाबले चल रहे हैं। टीमों को 2 नाइट टूर्नामेंट अपनी टीमों को और काफी टीमों ने पार्टिसिपेट किया। बहुत ही किस प्रकार से 3 दिनों में हमें देखने को मिले हैं। दोनों टीमें तैयार है। लास्ट क्वार्टर चल रहा है, इसको रेड आर्मी 83, इंडियन एयरफोर्स 77। दोनों टीमों को कोच अपनी टीमों को टिप्स देते हुए और समझाते हुए किस प्रकार से खेल को हमें खेलना है। रेड आर्मी 83, एयरफोर्स 77। रेड आर्मी में बास्केटबॉल चैंपियनशिप और इंडिया बास्केटबॉल इंडियन एयरफोर्स के पास 5 निकाल के लिए एयरफोर्स के पास 11 नंबर के प्लेयर ने बहुत ही सुंदर बॉल को पास किया है और बहुत ही अच्छा पास साइड पर का बॉल रेड आर्मी के फेवर में, बॉल इंडियन एयरफोर्स के पास 7 नंबर के प्लेयर ने पास किया है, बहुत ही सुंदर बॉल को पास किया है और बहुत ही अच्छा पास, बहुत ही बड़ी डिसाइड प्रोग्राम का और टीम के लिए रेड आर्मी के फेवर में कितनी है। रेड आर्मी 7 नंबर के प्लेयर ने पास बॉल को 4 नंबर के पास किया है, बहुत ही अच्छा बॉल को ले जाते हुए, बहुत ही बड़ी डिफेंस करते हुए अपनी टीम के लिए कितनी है। रेड आर्मी बहुत अच्छा पास हुआ है। रेड आर्मी
और खबर अगली टिहरी से है। टिहरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को तिवाड़ गांव टिहरी में दिन की शुरुआत खेतों में जुताई से की। उन्होंने होम स्टे स्थित खेतों में पावर वीडर से जुताई की। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने तिवाड़ की पगडंडियों में प्रातः काल भ्रमण को निकले। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने गांव में स्थित विभिन्न होम स्टे का निरीक्षण किया और ग्रामवासियों की सराहना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं व बच्चों से मुलाकात कर उनका हाल चाल भी जाना। कोटद्वार में लैंसडाउन वन प्रभाग की भूमि पर मजार निर्माण का मुद्दा गरमाता जा रहा है, जिसको लेकर अब कांग्रेस प्रदेश सचिव प्रवेश रावत ने वन विभाग पर निशाना साधा। आपको बता दें कि कोटद्वार में लैंसडाउन वन प्रभाग की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध मजार निर्माण कर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश सचिव ने सरकार से डीएफओ और रेंज अधिकारी को निलंबित करने की मांग की है। वहीं लैंसडाउन वन प्रभाग के डीएफओ का कहना है कि इस संबंध में नोटिस भेजा जा रहा है, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। अवैध मजार बनी है, ये गिवई कक्ष संख्या 3 में मजार बनी है और इसमें 0.0095 हेक्टेयर एरिया जो है अतिक्रमित किया गया है और ये पुराना अतिक्रमण है और इसको पहले भी हमने एक नोटिस दिया था। अब नए हम जो है, क्योंकि फिर कहीं इसमें बढ़ोतरी न हो, इसको तो हमने सख्ती के साथ रोका है। इस एरिया में कोई अतिरिक्त एरिया नहीं लिया गया है, लेकिन जो अतिक्रमण है उसको भी हम नोटिस देके इसको विधि अनुसार इसको खाली कराएंगे। देखिए, वन विभाग तो वैसे बहुत दावे करता है और उनकी नाक के नीचे बिल्कुल वन विभाग के जो डीएफओ कार्यालय वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर अतिक्रमण हो रहा है। वन विभाग सोया हुआ है, वन विभाग की नदियों में अवैध खनन चल रहा है, वन विभाग के जमीनों में अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन वन विभाग सोया हुआ है। मैं तो सरकार से मांग करूंगा, ऐसे नक्कारा डीएफओ और जो ऐसे यहाँ पे रेंजर है जिनकी नाक के नीचे, जिनके बिल्कुल ऑफिस के सामने अतिक्रमण हो रहा है, उनमें कार्रवाई होनी चाहिए। तत्काल उस मजार को तोड़ा जाना चाहिए जो अतिक्रमण पे कर बनाई गई है। G20 का रामनगर में 28 से 30 मार्च तक आयोजन होगा, जिसकी तैयारियों को लेकर अधिकारियों ने कमर कसना शुरू कर दिया है। G20 के सम्मेलन से पर्यटन नगरी का कायाकल्प भी होगा। वहीं जिसकी तैयारियों को लेकर पंतनगर एयरपोर्ट से रामनगर के ढिकुली क्षेत्र तक कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अगुवाई में पूरा सर्वे हुआ, जिसमें रोडों के साथ ही जहां पर ये सम्मेलन होना है उसका भी सर्वे किया गया। तीन दिन का इवेंट है और G20 के जो चीफ साइंटिफिक एडवाइजर्स उनकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित है, रामनगर में होनी है और पंतनगर से लेके इस पूरे इलाके में इनफैक्ट हमारी जो डेलीगेट्स होंगे उनका मूवमेंट रहेगा। इसीलिए आज पहले हमने एयरपोर्ट की व्यवस्थाएं, फिर रोड्स की व्यवस्थाएं, किस लेवल का ब्यूटिफिकेशन करना है उसको देखा है। और 3 दिन का ये इवेंट है जिसमें एक कल्चरल नाइट भी प्रस्तावित है, एक गाला डिनर भी प्रस्तावित है, कॉन्फ्रेंस तो खैर है ही, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि अच्छी व्यवस्थाएं हों, ए ग्रेड व्यवस्थाएं हों। तो उसको देखने के लिए आज जायजा लेने यहाँ पे आए हैं। आईजी हमारे साथ हैं और बाकी जो प्रशासनिक टीम है वो भी यहाँ पे है और इस पर अभी तैयारी चल रही है। सड़कों को लेके पूरे एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक जितने भी हमारी शॉर्टकमिंग सड़कों पे है, जहाँ पे नए सिरे से हमें ब्लैकटॉप करना है वो हम लोग करेंगे। योग नगरी में 1 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय योग फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है, जो 7 मार्च तक चलेगा, जिसमें देश विदेश के योग साधक गंगा तट पर अपने योग कलाओं का आदान प्रदान करेंगे। उत्तराखंड सरकार देश की तैयारी में जुट गई है। पर्यटन सचिव कुरवे ने GMVN के गंगा रिसोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल की तैयारियों का जायजा लिया और बताया कि मुख्यमंत्री 1 मार्च को इसका शुभारंभ करेंगे। है और 1 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा परिवहन मंत्री महोदय, वन मंत्री महोदय, अर्थ मंत्री महोदय उनके उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया जाएगा।
क्या क्या तैयारियाँ हो गई है? देखिए, इस बार हमने डिफरेंट स्कूल्स ऑफ योगा जो है, बिहार स्कूल ऑफ योगा हो, आर्ट ऑफ लिविंग हो, दिशा फाउंडेशन हो, कैवल्य धाम हो, मुरारी देसाई इंस्टीट्यूट जो है, ये सारे इंस्टीट्यूट का भी इसमें पार्टिसिपेशन रहेगा, ताकि वाइड वैरायटी जो योगा की है, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ योगा की है, उसके बारे में लोगों को जानकारी मिले। इसके अलावा जो स्पेसिफिक एलिमेंट डिजीज़ के सापेक्ष में जो भी आवश्यकता है, जैसे किसी को नी प्रॉब्लम है, बैक एक है, उसके दृष्टिकोण से भी टॉक्स को ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और उसी के दृष्टिकोण से क्या क्या योगा, कौन कौन सी योगा एक्सरसाइज की आवश्यकता है, उसकी भी स्पेसिफिक सेशंस हमने ऑर्गेनाइज किए। चमोली में जन समस्याओं एवं शिकायतों का स्थानीय स्तर पर निस्तारण के लिए चमोली जिले के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में जनपद चमोली के देवाल ब्लॉक के दूरस्थ गांव वाण में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में क्षेत्रीय जनता ने 106 समस्याएं शिकायतें दर्ज की, जिसमें से 76 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बहुउद्देशीय शिविर में लगे विभागीय स्टॉलों के माध्यम से 450 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया। शिविर में क्षेत्रवासियों ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत, सामाजिक पेंशन आदि से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराईं। ट्रांसफर हुए हैं एरिया में आ गया है या बाढ़ में 106 शिकायतें हमको मिली हैं, और उसमें से 76 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया है। बाकी शिकायतें चूँकि परियोजनाओं से संबंधित हैं या उसमें जांच की आवश्यकता है, तो उसको संबंधित विभागों को रिफर किया गया है। धामी सरकार के फैसले के बाद विधानसभा सचिवालय ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। गैरसैंण के भरानी सैड स्थित विधानसभा भवन में 13 मार्च से सत्र शुरू होगा, जबकि 15 मार्च को सरकार बजट पेश करेगी। धामी सरकार के बजट में रोजगार पर फोकस होगा। इसके साथ ही सरकार अवस्थापना, विकास, पर्यटन, औद्योगिक विकास समेत तमाम जो बिंदु हैं उन पर जोर दे रही, लेकिन विपक्ष जो है वो निशाना साध रहा है। क्या है पूरा मामला, ये खास रिपोर्ट देखिए। धामी सरकार गैरसैंण में 15 मार्च को राज्य का बजट पेश करेगी। सरकार के निर्णय के बाद विधानसभा सचिवालय ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। गैरसैंण के भराड़ी सैण स्थित विधानसभा भवन में 13 मार्च से सत्र शुरू होगा, जबकि 15 मार्च को सरकार बजट पेश करेगी। धामी सरकार के बजट में रोजगार पर फोकस होगा। इसके साथ ही सरकार अवस्थापना, विकास, पर्यटन, औद्योगिक विकास, खेती व उद्यानिकी पर ज्यादा जोर देगी। माना जा रहा है कि धामी सरकार का बजट सशक्त उत्तराखंड 2025 की दिशा को तय करने वाला होगा। वहीं धामी सरकार जनता के सुझाव आमंत्रित कर सुझाव के अनुसार बजट तैयार कर रही है। निश्चित रूप से बजट पर केंद्रीय बजट का प्रभाव भी होगा। जिस प्रकार से केंद्र में गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, नौजवान, युवक, व्यापारी, सैलरीड पर्सन, यानी हर वर्ग का ख्याल रखा गया है और हर वर्ग को उसमें संतुष्टि मिली है। उसी प्रकार से जनता की राय ली गई है, तो जनता की राय के अनुरूप संसाधनों के अनुसार हमारे उत्तराखंड का बजट भी, जो हमारा लक्ष्य है 2025 में उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाना, उसको परिलक्षित करने वाला बजट होगा। एक तरफ जहां धामी सरकार इस बजट सत्र को ऐतिहासिक बनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार का खजाना खाली है, सरकार सिर्फ सुर्खियां बटोरने का काम कर रही है। वहीं विपक्ष ने बीजेपी पर गैरसैंण की उपेक्षा का आरोप लगाया है। 13 तारीख से आहूत बजट सत्र में धामी सरकार से प्रदेश की जनता की बहुत सारी अपेक्षाएं, और सरकार दावे कर रही कि इस बार का बजट ऐतिहासिक होगा, और हमने जनता से तमाम रायशुमारी की है। लेकिन प्रदेश में पिछली बार भी सरकार ने यही दावा किया था कि जनता से रायशुमारी की, लेकिन फिर भी उस रायशुमारी का जमीन पर कहीं असर नहीं दिखा। जो उत्तराखंड में बेरोजगारों की मांगे हैं कि उनको रोजगार मिले, उसके लिए बजट में प्रावधान होनी चाहिए, और उत्तराखंड में जो ग्रीन सेंस की मांग होती है उसके लिए
लिए सरकार क्या करती है ये भी देखना होगा। और पहाड़ में जो कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगों को पहाड़ चढ़ाने के लिए सरकार की क्या योजनाएं होंगी, बजट में क्या प्रावधान किए जाएंगे, इस पर भी निश्चित तौर पर हमारी और प्रदेश की जनता की नज़र रहेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी का स्पष्ट रूप से कहना है कि जो अगला बजट आना चाहिए वो जनता से वार्ता के बाद ही आना चाहिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना जो थोपने का काम, अपने निर्णय थोपने का काम कर रही है, वो एक दुख की बात है। और कहीं ना कहीं ये जो बजट आने वाला है इसमें आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता से बात करने के बाद ही इस बजट को लाना चाहिए। कुल मिलाकर चुनावी साल में उत्तराखंड में एक बार फिर से बजट सत्र पर सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार बजट को ऐतिहासिक बनाना चाह रही है। सवाल यह है कि जब सरकार सत्र को गैरसैंण में करने के साथ ही जनता के अनुरूप बजट तैयार कर रही है, तो ऐसे में विपक्ष क्यों सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है? क्या विपक्ष के पास राजनीति के अलावा कोई सुझाव भी है? क्या सिर्फ सरकार के कार्यों पर सवाल उठाना ही विपक्ष का काम है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और उत्तराखंडी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।